हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। जैसे कि आपको टैली में मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपको कुछ अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए जिसके जो आपको हेल्प करेंगे टैली में आगे वर्क करने के लिए। तो उन्हीं टर्म्स को मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ और जो कुछ बाकी की टर्म्स होंगी वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूँगी। और इस पूरी वीडियो का PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से PDF को डाउनलोड करके ईजिली समझ सकते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, फर्स्ट लिखा हुआ बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। मतलब हमें अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए जिससे हम टैली में इजीली वर्क कर सकते हैं। तो फर्स्टली हम देखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मतलब हमारे कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं और कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बीच में हम यहाँ पे देखेंगे डिफरेंस। देखिए गाइस, हमारे टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस दिए गए हैं, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको यहाँ पे दिए गए हैं वो होते हैं फैक्ट्री से रिलेटेड। मतलब जब हम कोई किसी चीज़ का मतलब हमारी कोई कंपनी होती है तो उसके लिए एक फैक्ट्री अलग होती है, मतलब जहाँ पे हमारा सारा प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सारे काम होते हैं, वो हो जाते हैं हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जहाँ पे हमारे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। ये तो हो गए डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं मतलब जो हमारे ऑफिस के खर्चे होते हैं, यानी कि हमारा कोई सामान जैसे हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है तो हम इसे आगे भेजेंगे जहाँ पे उसे स्टोर करके रखा जाता है। और स्टोर करके रखने के बाद उसको आगे सेल एंड परचेज किया जाता है, वो हमारे हो जाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। उससे रिलेटेड जो भी खर्चे हमारे होंगे। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक बार देख लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग वेजिंग, यानी कि जब हम कोई सामान को मैन्युफैक्चर करते हैं, उसका प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, तो हम कुछ मज़दूर लगाते हैं, तो उन्हें उनकी मजदूरी देना, वेजिस यानी मजदूरी, या फिर आप नॉर्मली भाषा में बोल सकते हो दिहाड़ी देना। ये होते हैं हमारे मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, ये होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद आता है परचेज ऑन एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस मतलब जब हम कोई रॉ मटेरियल या कुछ सामान परचेज करने जाते हैं तो हमें इस पर कुछ एक्सपेंसेस भी पे करने पड़ते हैं, इंक्लूडिंग ऑल ड्यूटीज़ एंड टैक्स पेड। जब हम कहीं से सामान मंगवाते हैं तो उसे मतलब मान लीजिए हम बाहर से कहीं से सामान मंगवा रहे हैं तो हमें कुछ टैक्स और ड्यूटीज़ भी पे करनी पड़ती हैं। कैरेज, फ्राइट एंड कॉटेज, ये हमारे एक्सपेंसेस के कुछ पार्ट होते हैं। कैरेज होता है जब हम सामान को कहीं पे लोड करवाते हैं तो उसके लिए जो चार्जेस पे किए जाते हैं। फ्राइट हमारी एक ड्यूटी होती है। कॉटेज ये भी हमारा एक डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। उसके बाद आता है प्रोडक्शन एक्सपेंसेस लाइक पावर, फ्यूल, वाटर। हमारी फैक्ट्री में पावर की ज़रूरत भी होगी प्रोडक्शन के टाइम पे, फ्यूल की ज़रूरत होगी, बड़ी बड़ी मशीनें होती है क्योंकि उसमें, और वाटर की काफ़ी सारी सप्लाई की ज़रूरत होगी। तो ये हो गए हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद आता है फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फैक्ट्री एक्सपेंसेस यानी कि लाइटिंग, और जो फैक्ट्री हमने ली है वो रेंट पे है तो उसके लिए रेंट, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा रेट्स। ये तो हो गए हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद आते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, जो हमारे ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं, यानी कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। जब हम किसी एजेंट को मान लीजिए अपने रखते हैं कि वो आगे घर घर जाके सेल करेगा या फिर उसकी एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो वो होते हैं हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद है फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। फाइनेंस से रिलेटेड एक्सपेंस हो सकते हैं या फिर हो सकता है हमारे सामान से रिलेटेड कोई एक्सपेंस हो। उसके बाद आता है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, यानी कि इसमें आ जाते हैं हमारे जितने भी एक्सपेंसेस सारे होते हैं वो एक्सपेंसेस। उसके बाद आपको यहाँ पे 6 में दिखाई दे रहा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस का रॉयल्टी व्हेन इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन सेल्स। रॉयल्टी भी हम पे करते हैं, यानी कि एक तरफ ड्यूटी ही होती है, यानी कि टैक्स का ही कोई पार्ट होता है। ये अगर सेल्स पे बेस ना हो तो ये हमारा डायरेक्ट होता है। अगर ये सेल से बेस हो, सेल अगर हम किसी अदर कंट्री में, अदर स्टेट में मतलब सेल कर रहे हो तो हमें रॉयल्टी अगर पे करनी पड़ जाए तो वो हमारा इनडायरेक्ट होगा, क्योंकि इनडायरेक्ट हमारे सामान बनने के बाद होंगे और डायरेक्ट हमारे सामान बनने से पहले के होते हैं। फैक्ट्री एक्सपेंसेस हमारे डायरेक्ट होते हैं और ऑफिस एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट होता है, यानी कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में हमारे आते हैं
ओपनिंग स्टॉक, जब हम अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास कुछ हम अपना स्टॉक लगाते हैं। मतलब हम जब कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास अपना कुछ स्टॉक होता है जो हमारा, या हो सकता है वो पिछले साल का बचा हुआ हो या हमने कुछ न्यू खरीदा, मतलब जो हमारा ओपनिंग में होता है हमारे पास स्टार्टिंग में। उसके बाद होता है परचेजेस, यानी कि जो हम परचेज करते हैं। परचेज रिटर्न इसमें से लेस होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर हमने कोई सामान परचेज़ किया, हमें वो पसंद नहीं आया या हमारे मतलब जो हमें जो प्रोडक्शन करना है उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो हम उसे रिटर्न कर देंगे, तो वो हमारे यहाँ से लेस हो जाएगा। उसके बाद आएंगी वेजेस, जैसे कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि ये सारे ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं, वो सारे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कस्टम एंड इम्पोर्ट ड्यूटी, जब हम कहीं से सामान को मंगवाते हैं तो उसके लिए हमें जो ड्यूटीज़ पे करनी पड़ती हैं। कैरेज एक्सपेंसेस, मतलब उसका भाड़ा वगैरह देना पड़ता है। रॉयल्टी टैक्स की टाइप हो गया। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, जब हम सामान को मैन्युफैक्चर करते हैं तो उससे रिलेटेड हमें कुछ एक्सपेंसेस भी पे करने पड़ते हैं। उसके बाद आएंगे पैकेजिंग एक्सपेंसेस। पैकेजिंग एक्सपेंसेस यानी कि जब हमारा सामान बन चुका है तो हम उसे पैक करके ही आगे भेजेंगे, तो उसके लिए उसको पैक करने के लिए पैकेजिंग एक्सपेंसेस लगेंगे। तो ये हो गए हमारे पैकेजिंग एक्सपेंसेस। तो गाइस ये तो सारे हो गए हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और हमारी कुछ डायरेक्ट सेल्स भी हो सकती हैं, बाय सेल्स। मतलब हो सकता है हम, जैसे हमारा फैक्ट्री में हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, हमारा सामान तैयार है, बन चुका है, हो सकता है कोई वहीं से हम सेल कर दे, वहीं से हमें कोई बड़ा ऑर्डर मिल जाए, तो वो हो जाता है हमें बाय सेल्स। बाय के साथ लिखेंगे। अगर उन्हें सामान पसंद नहीं आया तो वापस कर दे तो सेल्स रिटर्न। और क्लोजिंग स्टॉक, लास्ट में जो हमारे पास स्टॉक होता है उसकी कंप्लीट कैलकुलेशन हम यहाँ पे करते हैं। लेकिन गाइस इसका एक बात ध्यान रखनी है, जो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो होंगे, देखिए जैसे आपको सारे के सारे दिखाई दे रहे हैं, ये सब 2 के साथ आए हैं। मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम 2 लगाएंगे, और अगर डायरेक्ट इनकम होगी तो हम बाय के साथ शो करेंगे। और यहाँ पे इनका अमाउंट टोटल करने के बाद जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस लिख लेगा। अगर हमारा क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा हो गया तो हमें हो जाएगा प्रॉफिट, क्योंकि हमने ज़्यादा मतलब इतना हमने खर्चा नहीं किया, इनके ऊपर हमने इतना खर्चा नहीं किया जितनी हमें यहाँ से बेचने के बाद इनकम हो गई, यानी कि यहाँ पे हमें कुछ प्रॉफिट बच जाएगा। लेकिन हो सकता है कि हमने इतना ज़्यादा खर्चा कर दिया लेकिन सेल हमारी इतनी नहीं हो पाई, बाई चांस मान लीजिए हो ही नहीं पाई बिल्कुल भी, तो वो हमारा हो जाएगा एक लॉस। लेकिन हम इसे लॉस नहीं मानेंगे, हम इसे सिर्फ ग्रॉस लॉस मानेंगे, क्योंकि वो आगे जाके हमारा कवर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे कि आपको स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा है कि ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट होता है। यानी कि जो जैसे हमने ऊपर देखा ट्रेडिंग अकाउंट, वहाँ पे अगर हमें लॉस हुआ था तो क्रेडिट साइड से हमने यहाँ पे से डेबिट साइड में शिफ्ट कर दिया, और अगर हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था तो हमने यहाँ पे से क्रेडिट साइड शिफ्ट कर दिया। इसका बेसिकली स्ट्रक्चर ये है कि हम डेबिट साइड सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट में हमने किए थे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अब यहाँ पर करेंगे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो हम यहाँ पे डेबिट साइड शो करेंगे, और इनडायरेक्ट इनकम्स जो हमारी होंगी वो हम शो करेंगे क्रेडिट साइड। इनडायरेक्ट जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उसमें फर्स्टली क्या आता है, जब हम हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं हम उनको सैलरी पे करेंगे तो क्या हो गया ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। हमारा ऑफिस है उसका रेंट पे करेंगे तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। हमारे बीच में ब्रोकर्स हैं, मतलब हम किसी को सामान सेल कर रहे हैं, उनके बीच में ब्रोकर्स हैं, उसके लिए कमीशन पे करेंगे तो हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद अगर हमें अपने सामान की एडवर्टीज़मेंट करनी है तो उसके लिए हम जो पे करेंगे वो हो जाएंगे हमारे एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंसेस, यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बैड डेट्स यानी हमें किसी से पैसे मिलने थे लेकिन हो सकता है वो देश छोड़ कर चला गया या उसकी डेथ होगी या कुछ भी ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो गए कि वो पे नहीं कर सकता, तो हम मान लेंगे कि हमारे पैसे ख़त्म, वो कभी वापस आएंगे ही नहीं, तो वो हो गए हमारे बैड डेट्स। यानी कि ये भी एक तरीके का हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। हमने किसी को डिस्काउंट दे दिया तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद देखते हैं इनडायरेक्ट इनकम्स, यानी कि इंटरेस्ट रिसीव्ड। हमने कहीं से इंटरेस्ट रिसीव कर दिया, अगर हमने किसी को लोन दिया हुआ था तो मान लीजिए हमें
इंटरेस्ट रिसीव हो गया, इंटरेस्ट मिला उसके, तो हुई तो वो हमारी इनकम। ऐसा तो है नहीं ऐसा तो नहीं है कि हम उसे ऑफिस यानी कि फैक्ट्री के खर्चों में डाल देंगे या फैक्ट्री इनकम में डालेंगे, नहीं, वो हमें इनडायरेक्ट हुई है। तो हमारे जितने भी बाकी प्रॉफिट मतलब फैक्ट्री का छोड़ के जितना भी होगा वो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम में आएंगी। यानी कि इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, इनडायरेक्ट इनकम। उसके बाद है इनकम रिसीव, कमीशन रिसीव्ड, हमें कमीशन भी रिसीव हो गया कहीं से, तो वो भी होगी हमारी इनडायरेक्ट इनकम। उसके बाद डिस्काउंट हमें रिसीव हो गया, डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो ये होगी हमारी इनडायरेक्ट इनकम। तो और इसके अकॉर्डिंग हम लास्ट में इसका भी हम टोटल करेंगे और हम इनका भी टोटल करेंगे। यानी कि हमारी इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम दोनों का टोटल करने के बाद हमारे पास जो अमाउंट होगा, जिसका ज़्यादा होगा, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में था, उसके अकॉर्डिंग हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होगा। तो गाइस ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें हमें ग्रॉस प्रॉफिट नहीं होगा। ग्रॉस होता है जो हमारे ऑफिस के एक्सपेंसेस जिसमें नहीं होते, जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट में था। ये नेट है क्योंकि ये हमारे ऑल ओवर सारे एक्सपेंसेस या इनकम को कवर करने के बाद आए, ये नेट है। मतलब हमारे पास जितना बचा हुआ है वो होता है हमारा नेट। और ये आपको कैपिटल अकाउंट में, जब हम कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट में करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये उसमें ऐड या लेस होता है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम देखते हैं बैलेंस शीट। जो हमारी बैलेंस शीट होती है, जो हम लास्ट में प्रिपेयर करते हैं, देखिए इसमें कोई डेबिट क्रेडिट का कोई चक्कर नहीं होता। मतलब डेबिट होगी, कुछ क्रेडिट होगा, और ना ही आपको कोई साइन दिखाई देगा यहाँ पर, जैसे कि आपको ऊपर अकाउंट में शो कर रहे थे। क्योंकि प्रॉफिट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ये होते हैं हमारे अकाउंट्स। लेकिन जो बैलेंस शीट होती है ये हमारी अकाउंट नहीं होती। काफ़ी सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि बैलेंस शीट क्या होती है। एक स्टेटमेंट होती है जिसमें हमारे सारी लाइबिलिटीज़ और सारे एसेट्स लिखे होते हैं, जहाँ से हमें पता चलता है कि कितनी हमारी कंपनी की लाइबिलिटी है और कितने उसके एसेट्स हैं, और कितना उसका टोटल इनकम एक्सपेंसेस जितने हुए वो हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं। अब देखेंगे हम लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ वो होती है जो बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए लाइबिलिटीज़ है, मतलब 6 मंथ या 1 ईयर के अंदर अंदर हम उसको पे कर सकते हैं, वो होती है हमारी करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट, हमें बैंक को कुछ पैसे पे करने हैं। बिल्स पेबल, हमें कुछ कहीं से सामान लिया था, उसके लिए हमें बिल्स हमें अभी पे करने हैं, पे नहीं किए हमने, पे करने हैं, लेकिन 1 ईयर के अंदर अंदर हो जाएंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कुछ एक्सपेंसेस हमें हुए थे लेकिन हमने अभी तक पे नहीं करे हैं। देखिए ये सेम वही चीज़ आ रही है जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यानी कि जो हमारी इनडायरेक्ट थी ना, वो हमें बैलेंस शीट में भी शो करनी है कुछ, और कुछ प्रॉफिट एंड लॉस में भी। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स यानी कि हमने माल मंगवाया था, ये हमारे ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है। यानी कि हमने किसी से सामान मंगवाया था, रॉ मटेरियल परचेज़ किया था, लेकिन वो हमने या तो हमने उधार में किया था या हमने अभी तक उसके पैसे पे नहीं करे हैं, तो वो हो गया हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स। ये हम लाइबिलिटी साइड शो करेंगे, यानी कि हमने अभी नहीं करे हैं लेकिन हम कर देंगे। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, हमें कुछ इनकम किसी की एडवांस में रिसीव हो चुकी है कहीं से। मतलब अगर हमने किसी का काम करना था लेकिन हमने काम नहीं किया, हमें इनकम रिसीव होगी। जैसे कि हम काम करना था लेकिन हमने काम नहीं किया, लेकिन उसके लिए हमें जो पैसे मिलने थे वो हमें एडवांस में मिल चुके हैं, लेकिन वो एक तरफ से तो वो हमारी एसेट हुई, लेकिन हम इसे एसेट में नहीं लाइबिलिटी में लिखेंगे, क्योंकि उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। हमने काम नहीं किया वो एक अलग बात है, लेकिन हमें काम करना पड़ेगा, इसलिए हम इसे लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे। क्योंकि उस काम को करने में हमारा टाइम जाएगा, और उस टाइम में अगर हम कुछ और करते तो हमारे कुछ और इनकम हो सकती थी, लेकिन हम इसे एक तरफ से हमारी लाइबिलिटी ही मानेंगे, इसे एसेट नहीं मान सकते। उसके बाद आती है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। लॉन्ग टर्म यानी कि काफ़ी लंबे समय के लिए, यानी कि 1 ईयर से ज़्यादा के लिए, ज़्यादा के टाइम में जो हम पे करेंगे। यानी कि लोन्स, मान लीजिए हमने लोन लिया हुआ है 10 साल के लिए, 20 साल के लिए लोन हमने लिया हुआ है किसी बैंक से या किसी फर्म से, तो वो होगी हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। उसके बाद है कैपिटल्स। जब आपको पता ही है, जब कोई बिजनेस स्टार्ट होता है या कोई कंपनी स्टार्ट होती है तो कुछ पार्टनर्स उसके होते हैं, तो उसमें कैपिटल लगाते हैं, अपने पैसे लगा के लेके आते हैं,
तो वो शॉर्ट टर्म नहीं होते, वो हमारी हमेशा लॉन्ग टर्म होएगी। और ओपनिंग बैलेंस जो स्टार्टिंग में हमारे पास जब हम कंपनी को मतलब ट्रेडिंग अकाउंट क्रिएट कर रहे थे, आपने उसमें भी लिखा था ओपनिंग बैलेंस, यानी कि स्टार्टिंग में हमारे पास जितना बैलेंस होता है, जितना हम खुद लगाते हैं या जितना हमारे पास पहले का बचा हुआ होता है, वो हमारा होता है ओपनिंग बैलेंस। वो हम बैलेंस शीट में लिखेंगे लायबिलिटी साइड, और उसके अलावा ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे डेबिट साइड, क्योंकि वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं होता, क्योंकि लेकिन वो होता तो हमारा ही है ना, होती तो एक तरफ की लायबिलिटीज़ है वो, क्योंकि जिसका मान लीजिए हमने अपना पर्सनल सामान अगर यूज़ में लिया है कंपनी के, तो उस पर वो तो खर्चा ही हो गया, क्योंकि उसने किसी और को मतलब दूसरा कवर किया है, लेकिन है तो वो खर्चा ही, हमें उसके लिए पे तो करना ही पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद आते हैं हमारे एसेट्स, जो हम राइट साइड शो करते हैं, यानी कि करंट एसेट। करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जैसे कि आपकी लायबिलिटीज़ थी, करंट लायबिलिटी, जिनको 1 ईयर के अंदर हम पे कर सकते थे। और करंट एसेट्स हमारे वो एसेट्स होते हैं जिनको हम 1 ईयर के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कोई हमारे पास सामान है, हो सकता है हम उसे 1 ईयर के अंदर अंदर बेच के हमें कैश मिल जाए, तो वो हमारा हो जाएगा करंट एसेट। कैश इन हैंड, हमारे पास कुछ कैश है हाथों में, या हमारे पास इस टाइम इतने पैसे हैं, तो वो हमारे होंगे कैश इन हैंड, और ये होता है पार्ट करंट एसेट्स का। कैश एट बैंक, हमारे बैंक में कुछ पैसे हैं, मान लीजिए मेरे बैंक में 2 लाख रुपए हैं, तो वो हो गए कैश एट बैंक, यानी कि करंट एसेट्स, यानी कि 1 ईयर के अंदर अंदर तो क्या हम 2-3 दिन में जाके इसे निकाल सकते हैं, और हमारे हाथ में होंगे वो टाइम। उसके अलावा होता है बिल्स रिसीवेबल, हमें किसी से बिल्स रिसीव करने थे, मतलब कुछ पैसे रिसीव करने थे लेकिन नहीं किए, मतलब वो आ तो सकते हैं 1 ईयर के अंदर अंदर, हमें कभी भी रिसीव हो सकते हैं, तो वो हो गए हमारे करंट एसेट। उसी की तरह हो सकता है सन्डे डेटर, हमने किसी को सामान उधार में बेच दिया, परचेज नहीं किया, बेच दिया, बेचा है तो उससे पैसे हमें कभी भी मिल सकते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, कुछ एक्सपेंसेस हमने पहले ही पे कर दिए। देखिए यहाँ पे थी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, और यहाँ पे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस थी, यहाँ पे है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो होते हैं, मतलब हमें कुछ खर्चे फ्यूचर में हो सकते थे, मान लीजिए होने थे, हमें पता है वो खर्चे होने ही होने हैं, हमने उसको पहले ही पे कर दिया, तो हम उससे अपने एसेट्स में मानेंगे। आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी इन्हीं को समझने में होगी कि प्रीपेड एक्सपेंसेस इसे हमने लायबिलिटी में क्यों नहीं रखा, और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इसे हमने एसेट्स में क्यों नहीं रखा। लेकिन आप चाहे तो इसे तुक्का मार के याद कर लीजिए, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमने जो एक्सपेंसेस पे करने थे फ्यूचर में करने थे, लेकिन हमने पहले ही कर दिया, तो वो हमारे एक्सपेंसेस हो गए एक तरीके से प्रीपेड एक्सपेंसेस, उनको प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलेंगे। लेकिन हम यहाँ एसेट्स में क्यों लिखे, क्योंकि हमें उसके बदले फ्यूचर में काम अब दोबारा नहीं करना पड़ेगा। मे भी हो सकता है, मतलब जैसे कि आप अपने घर से लगा के चलिए, आपने अपने जैकेट के लिए 500 रुपये बचाए, आपको लगता था कि शायद महंगाई आगे बढ़ सकती है, तो आपने 200 रुपये एक्स्ट्रा बचा लिए। आपको कोई अच्छी सी जैकेट है, आपको लगा कि ये इतने में मान लीजिए 700 रुपये में आएगी, लेकिन आपने उस टाइम अभी से सोच के रख लिया कि वो जैकेट आगे आपको 2 महीने बाद आप खरीदोगे तो आपको 700 में मिलेगी, क्योंकि उसका रेट अभी 700 है। लेकिन ये भी तो हो सकता है जब आप 2 महीने बाद उसे लेने जाओ तो वो आपको 500 में मिल जाए, या फिर हो सकता है 650 में मिल जाए, तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ पैसे बच जाएंगे ना। तो वो जो पैसे आपको बचेंगे, या मे भी हो सकता है ना भी बचे, बट ये तो नहीं है कि वो बढ़ जाएंगे, मतलब कुछ चांसेस हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल भी रेडी नहीं हो फ्यूचर सर्कमस्टेंसेस के लिए। आप रेडी हो तो उसके अकॉर्डिंग आप इसे रखोगे प्रीपेड एक्सपेंसेस, मतलब फ्यूचर में कुछ एक्सपेंसेस हो सकते थे, लेकिन आपने उनके लिए अभी से प्रिपेयर्ड हो, आपने वो पहले ही पे कर दिए हैं, या उनके लिए पैसे पहले से बचा के रख लिए हैं। क्लोजिंग स्टॉक, जो हमने लिखा था ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, यानी कि जो हमारा सामान बच गया था वो हम यहाँ पे शो करेंगे बैलेंस शीट में और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। इन्वेस्टमेंट, जब हम कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, अब ये आप सोचेंगे कि इन्वेस्टमेंट तो हमारी 1 ईयर के लिए भी हो सकती है, या फिर उससे ज़्यादा के लिए भी हो सकती है, यानी कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों हो सकती हैं। हाँ, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकती हैं, बट वो आपकी जैसी आपकी सिचुएशन दी होगी उसके अकॉर्डिंग हम इसमें
इसे करंट एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स के अकॉर्डिंग रखेंगे। इन्वेस्टमेंट यानी कि हम कहीं पे जब पैसा लगाएंगे, किसी के शेयर परचेज करेंगे, बॉन्ड परचेज करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी इन्वेस्टमेंट होगी। उसके बाद है फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट्स हमारे वो एसेट्स होते हैं जो फिक्स होते हैं, मतलब 4 से 5 साल या 10 साल, हो सकता है 15 साल, हमें उनका बेनिफिट मिलना ही मिलना है। मतलब एक बार हमने परचेज़ कर लिए तो हम काफ़ी सालों तक उनका यूज़ इजीली कर सकते हैं और वो इतने जल्दी यानी कि 1 ईयर के अंदर अंदर ख़राब नहीं होंगी। तो वो होगी हमारी फिक्स्ड एसेट्स। जैसे फर्नीचर एंड फिक्सचर, ऐसा तो नहीं है कि अगर आपने अभी फर्नीचर परचेज़ किया, फर्म स्टार्ट करी थी, तो नेक्स्ट ईयर आपको दूसरा फर्नीचर परचेज़ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि जब एक बार आप फर्नीचर परचेज़ कर लोगे तो हो सकता है वो सालों साल, काफ़ी साल, 4 से 5 साल, 10 साल, 20 साल या उससे भी ज़्यादा, केयर के ऊपर डिपेंड है, आप वो फर्नीचर आपका चलता रहेंगे, यानी कि आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा दे रखी है नीचे प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी ये भी हमारी एक बार लगा दिया ऐसा तो है नहीं है, प्लांट हमने एक बार लगा दिया तो ऐसा तो है नहीं है कि अभी ख़राब हो जाएंगे या हम उसे काट के अभी उसे कुछ प्रोड्यूस करेंगे, नहीं, वो हमारे सालों साल हम उसका वेट करेंगे कि वो प्लांट कब बड़े होंगे और कब उनका मतलब कई साल लगेंगे उसको बड़े होने में, उसके बाद उस मोटा होगा और उसका हम आगे यूज़ कर पाएंगे। या फिर मशीनरी हम ऐसा तो है नहीं है कि हम एक बार परचेज़ करेंगे, नेक्स्ट टाइम 6 महीने बाद, 3 महीने बाद या साल बाद हमें दोबारा मंगवानी पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। उसी के साथ होती है बिल्डिंग्स का भी हम सालों साल यूज़ करते हैं। इनके लिए ऐसा नहीं है, कोई एक्सपेंसेस होता नहीं है फिक्स्ड एसेट के लिए। फिक्स्ड एसेट के लिए एक्सपेंसेस होते हैं, वो होती है हमारी डेप्रिसिएशन यानी कि हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है ये हमारा लेस होता रहता है उनकी वैल्यू में से। लैंड हम परचेज़ करेंगे तो वही है, सालों साल चलेगी। गुडविल हमारा एक ऐसा फिक्स्ड एसेट होता है जिसको हम ना कभी देख सकते हैं ना कभी छू सकते हैं। गुडविल आपको क्या समझ आ रहा है? गुडविल समझिए, गुड यानी अच्छी, विल यानी रेपुटेशन, एक अच्छी रेपुटेशन। जब हमारी कंपनी अगर स्टेब्लिश हुई है, अभी स्टेब्लिश हुई है, आज से 10 से 20 से या 30 साल बाद क्या देखोगे? मार्केट में उसकी इमेज होगी, बहुत अच्छी इमेज होगी, वो एक ब्रांड बन चुका होगा। जैसे एडिडास है, लैक्मे है, कोई भी बड़ी कंपनी, अमेज़ोन है, ऐसा तो है नहीं है कि ये शुरू में आई तभी फेमस होगी, नहीं, ये काफ़ी सालों से हैं और इनकी एक अच्छी गुडविल बन चुकी है। मतलब इनका नाम सुनते ही आपको इनके ब्रांड मतलब इनके प्रोडक्ट्स आपके दिमाग में घूमने लगते हैं, तो वही होती है हमारी गुडविल को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ना ही हम इसे देख सकते, ना ही हम इसे टच कर सकते। लेकिन जितने साल पुरानी हमारी कंपनी होगी, हमारी कंपनी की मार्केट वैल्यू जितनी होगी उसके अकॉर्डिंग हम उसकी वैल्यू को एस्टिमेट करते हैं। जैसे कि आपने सुना भी होगा, कंपनी करोड़ों में बिकती है। व्हाट्सएप कंपनी ने फेसबुक को हायर कर लिया। जैसे कि अब फिलहाल तो आप चल रहा है कि व्हाट्सएप बंद होने वाला है क्योंकि ये फेसबुक के अंडर आ चुकी है, मतलब फेसबुक ने व्हाट्सएप को परचेज़ कर लिया है। फेसबुक एक ऐसा ब्रांड है जो सबके दिमाग में होता है। अगर फेसबुक कंपनी का नाम आया तो आपके दिमाग में घूमने लगता है फेसबुक, ब्लू कलर आइकन, चैट्स, मैसेजेस, स्टोरीज, स्टेटस, व्हाट्सएप, मतलब सब कुछ। तो वो होती है हमारी गुडविल। और डेप्रिसिएशन जो इनको कम करती है। मतलब अगर मान लीजिए आपने फर्नीचर परचेज़ किया है, ऐसा नहीं है कि आपने अभी परचेज़ किया, मान लिया कि हम दोबारा अभी उसे नहीं खरीदेंगे, लेकिन जैसा आपने अभी परचेज़ किया, क्या ये गारंटी है कि 2 साल बाद वो वैसा का वैसा ही रहेगा? नहीं। अगर आपने अभी उसे 15,000 में ख़रीदा है तो 2 साल बाद हो सकता है उसकी वैल्यू 12,000 हो, 10,000 हो। क्यों कम हुई वैल्यू? उसकी वैल्यू कम होने का मतलब ही ये है उसका कितना यूज़ हो चुका है। या फिर अगर एक बार हम कोई सामान परचेज़ करके ले आते हैं, मान लीजिए आप कंप्यूटर या लैपटॉप खरीद के लाए हैं, दूसरे दिन या तीसरे दिन आप उसे वापस करने जाते हैं, नहीं मिलेंगे आपको उतने पैसे जितने में आपने परचेज़ किया है। मतलब जो वैल्यू का पहले और बाद में जो डिफरेंस आता है ना, वो हमारी होती है डेप्रिसिएशन।
उसके अलावा ये तो हमारे हो गए सारे के सारे एसेट्स। हमारे यहाँ पे कुछ ये देखिए, लायबिलिटी साइड में हमारे लोन थे, लॉन्ग टर्म लोन हो चुके थे क्योंकि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के अंडर आते हैं। कैपिटल हमने पे करनी थी, लॉन्ग टर्म होती थी। ओपनिंग बैलेंस हम सारा यहाँ पे लिखते थे। ये देखिए मैंने कहा था प्रॉफिट एंड लॉस का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, यानी कि जो हमारा ओपनिंग बैलेंस था ना उसके अंदर हम यूज़ करेंगे ओपनिंग बैलेंस। इसमें ओपनिंग बैलेंस शो किया है, लेकिन हमारा कैपिटल नीचे, सबसे नीचे कैपिटल आता है और कैपिटल के अंदर हम इसको ऐड या माइनस करते हैं। अगर हमारा अगर हमें नेट प्रॉफिट हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो हम उसे करेंगे ऐड, अगर लॉस हुआ है तो करेंगे माइनस। अगर बाय चांस मान लीजिए जैसे कि आप कंपनी में पैसे हैं, आपका कंपनी में आपका पैसे संभालने का डिपार्टमेंट है कि आप जितना कैश होता है वो आपको सारा रिसीव करना है और पे करना है, मतलब वो संभाल के रखना है। उसके बाद अगर आपको मान लीजिए आपके घर में ज़रूरत पड़ेगी पैसों की, आपने वहाँ से 10,000 रुपये निकाल लिए पर्सनल यूज़ के लिए। ऐसा नहीं है कि आपने ऐसे ही ले लिए, मतलब लिए तो आपने कम्प्लीटली सबको मतलब इन्फॉर्म करने के बाद ही हैं, बट वो आपके हो गए पर्सनल यूज़ के लिए। जब आप उस पर्सनल यूज़ में, ऐसा नहीं है मतलब है तो वो पैसे बिजनेस के लगने बिजनेस में चाहिए, लेकिन आपने पर्सनल यूज़ में उसे लिया तो वो हो गए आपके ड्राइंग्स, तो हम उसे लिखेंगे ड्राइंग्स। और इसे हम करते हैं कैपिटल में ऐड, कैपिटल में हम इसे ऐड लेस करते हैं, सॉरी कैपिटल्स में हम इसे लेस करेंगे और हमारा अमाउंट यहाँ पे आता है टोटल अमाउंट। और जब भी आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसकी मेन थिंग आपको ये देखनी है, आपका एसेट्स का सारा बैलेंस और लायबिलिटीज़ का सारा बैलेंस कभी भी मिसमैच नहीं होता, मतलब ऑलवेज आपका बैलेंस जो है सेम रहता है ऑलवेज। अगर आपका बैलेंस सेम नहीं है तो आपके अकाउंट्स में या फिर कोई एंट्री में आपकी कुछ मिस्टेक हुई है। उसके बाद गाइस हमने आप कई बार ये भी देखा होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है इकट्ठे बनते हैं, तो वो इस तरीके का फॉर्मेट होता है। आप कैसे भी चाहे इसको बना सकते हैं, अलग अलग चाहे तो अलग अलग बना सकते हैं और एक साथ बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं। इसमें भी सेम आपको वही चीज़ देखने को मिलेगी जैसे कि दिखाई दे रहा है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज जो आपको परचेज रिटर्न होएगी, कैरेज इनवर्ड, कुछ खर्चे हमारे होते हैं जो फैक्ट्री के, वेजेस होती हैं, सेल्स डायरेक्ट इनकम, सेल्स रिटर्न डायरेक्ट इनकम मतलब जो लेस करेंगे वहाँ से, क्लोजिंग स्टॉक। ये हमारे यहाँ पे इस तरीके से बैलेंस आ जाता है, टोटल लॉस या प्रॉफिट निकलता है। उसके बाद हम इसको यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, इसको यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, इसे आप ऐसे ही याद रख लीजिए। उसके बाद हमारी इनडायरेक्ट जो एक्सपेंसेस होते हैं, सैलरीज, कैरेज आउटवर्ड, रेट्स, टैक्सेस, इंश्योरेंस, वो सब यहाँ पे आएंगे डेबिट साइड। और क्रेडिट साइड में आएगा इंटरेस्ट अर्न, डिविडेंड अर्न, रेंट अर्न, डिस्काउंट रिसीव। ये हमारे होते हैं इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट हैं, लेकिन ये हमारी क्या होती हैं इनकम, क्योंकि ये हमें रिसीव हो रही हैं। हमने शेयर परचेज़ किए थे, उस पर हमें डिविडेंड मिला है, मतलब वो हमें रिसीव हुआ है, तो ये हमारी इनकम है। हमने रेंट रिसीव किया है, हमने किसी को अपनी कंपनी, लैंड, मशीन परचेज, मतलब कुछ भी चीज़ें हमने रेंट पे दी हुई थी तो हमें उसे रिसीव हुआ है, हमने रेंट रिसीव किया, तो ये क्या हो गई हमारी इनडायरेक्ट इनकम। डिस्काउंट रिसीव किया, इनडायरेक्ट इनकम। प्रॉफिट ऑन सेल, हमें एक टर्म और एक्स्ट्रा मिलती है देखने को, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, मतलब जब हम हमारी फिक्स्ड एसेट्स यानी कि प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, इनको हम सेल करते हैं, बाय चांस हम वैसे मिलती तो उतने की नहीं है, लेकिन हमें प्रॉफिट में बेच देते हैं। कभी हमें प्रॉफिट हो गया 5,000, 10,000, 15,000, अगर हमें कोई प्रॉफिट हो जाता है तो हम उसे इनडायरेक्ट इनकम मानते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट अकाउंट में शो करते हैं। उसके बाद हमारे प्रॉफिट होएगी, सेल को इन्वेस्टमेंट हमने सेल कर दी, प्रॉफिट हो गया, वो भी हम यहाँ शो करेंगे। हमारे इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, देखिए डेप्रिसिएशन जो हमारे फिक्स्ड असेट्स पे लगती है, मतलब वैल्यू को कम करती है, ये होता तो हमारा एक्सपेंस है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस।
हमारे बैड डेब्ट्स जो हम लिख रहे थे लाइबिलिटी की डेबिट साइड। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट पे कर दिया, बिजनेस के काम से बाहर जाना पड़ रहा है उसके लिए ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, डिस्काउंट किसी को अलाउ किया है, हमें अगर फिक्स्ड एसेट को सेल करने पे लॉस हुआ है तो हम डेबिट साइड शो करेंगे, प्रॉफिट हुआ था तो क्रेडिट साइड, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट डेबिट साइड, लॉस बाय फायर डेबिट डेबिट डेबिट। इनका हम इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद हमारे आते हैं कुछ एक्सपेंसेस जो आपको मैंने करने के लिए मतलब आप यहाँ से कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से एक बार इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक्सपेंसेस, अमाउंट और टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, मतलब हम परचेज प्राइस, अगर हम कोई परचेज करते हैं कुछ, हमारा परचेजिस है जो हम लिखते कहाँ पे लिखते हैं परचेजिस, ट्रेडिंग अकाउंट में, तो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा। उसके बाद फ्राइट ऑन ट्रांसपोर्टेशन, मतलब उसको हम भाड़ा देते हैं ट्रांसपोर्टेशन का जब हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री में करते हैं, फैक्ट्री दिया हुआ है तो आपको पता चल रहा है तो डायरेक्ट हो गया। इलेक्ट्रिसिटी ऑन ऑफिस दिया हुआ है तो इनडायरेक्ट हो गया। वेजेस, लेबर को पे करिए तो डायरेक्ट हो गया। वेजेस, सिक्योरिटी गार्ड को पे करिए, सिक्योरिटी गार्ड होता है ऑफिस में, तो ये होती है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सेल्स कमीशन पे करिए सेल्स पे तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऑडिट फीस टू सीए को पे करिए हमने ऑडिट करवाने के लिए अपना अकाउंट तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस पे करें हम तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस होंगे वो हमारे होंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। हमारे क्लोथ डिज़ाइनिंग एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, टोटल हमारा यहाँ पे हम शो कर देंगे। उसके अलावा आपके देखने को मिलते हैं 3 गोल्डन रूल्स, मतलब ये आपको कोई भी लेजर या जब आप कोई जर्नल एंट्रीज करते हो तो आपको ये 3 रूल्स याद होने चाहिए, यानी कि रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट हमारे होते हैं सारे एसेट्स, जितने भी हमारे कंपनी के एसेट्स होते हैं। पर्सनल अकाउंट होते हैं जिसमें किसी पर्सन का, किसी बैंक का या मतलब कोई भी नेम आ जाता है तो वो होते हैं हमारे पर्सनल अकाउंट। उसके बाद होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट यानी कि जितने भी हमारे कंपनी में खर्चे होते हैं, डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जितने भी खर्चे होते हैं वो, जितनी भी इनकम होती है वो, चाहे वो डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, वो सारे हम नॉमिनल अकाउंट में शो करते हैं। तो रियल अकाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो हमें ये याद करना होता है, आप इससे रट लीजिए, यानी कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब जैसे हम अगर रियल अकाउंट है, जैसे हमारे इसमें फिक्स्ड एसेट्स होते हैं सारे, या फिर मान लीजिए एसेट्स होते हैं हमारे सारे, तो हम फर्नीचर परचेज करते हैं तो हमारी एंट्री क्या होती है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश भी हमारा होता है, एसेट होता है कैश, हमने पीछे पढ़ा था बैलेंस शीट में। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कि क्या आया हमारे पास फर्नीचर। व्हाट गोज आउट, क्रेडिट में हमने क्या लिखा कैश अकाउंट, मतलब जो हमारे पास आएगा वो डेबिट में, क्रेडिट में जो हमारे पास से गया। ये होता है हमारे रियल अकाउंट का रूल। उसके बाद आता है रूल पर्सनल अकाउंट का। पर्सनल अकाउंट द रिसीवर डेबिट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर कोई देने वाला है, मतलब किसी से हम पैसे रिसीव करते हैं, बैंक में रिसीव कर रहे हैं, कैश में रिसीव कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, डेबिट द रिसीवर, रिसीव करने वाला। बैंक में मान लीजिए हम जमा करवाने पैसे गए हैं तो रिसीवर कौन होएगा, बैंक, तो बैंक का नाम आ जाएगा। डेबिट टू गिवर, क्रेडिट में आ जाएगा देने वाले का नाम। तो ये हो गया हमारा पर्सनल अकाउंट। उसके बाद आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट यानी कि एक्सपेंसेस और लॉस जितने भी हमारे होते हैं वो उन्हें हम डेबिट करते हैं, और इनकम और गेन जितने भी हमें होते हैं उन्हें हम क्रेडिट करते हैं। मतलब आपने सैलरी पे करनी है तो हम एंट्री क्या करते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब आपको इसमें देखने को मिल रहा है कैश अकाउंट। जो कैश होता है वो हमारा होता है रियल अकाउंट का भी पार्ट होता है, नॉमिनल का भी होता है, हम इसे रियल का ही मान के चलते हैं। आप दोनों से करोगे तो एंट्री आपकी सेम ही होगी। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी हमारी होगी एक्सपेंसेस पे करिए क्योंकि सैलरी अकाउंट को हम लिखेंगे डेबिट साइड टू कैश अकाउंट। कैश हमारे इसके इनकम के अकॉर्डिंग लिखे,
कि हमारे पास से पैसा गया या फिर क्रेडिट की इसके रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग लिखें तो हमारी ये एंट्री हो जाएगी। मतलब सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी हमारे पास सैलरी यानी कि हमारा एक्सपेंसेस हो गया गई, एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश। इनकम तो हमें हुई नहीं है, टू कैश यानी कि हमारे पास से क्या गया है, हमारा एक एसेट गया है। तो गाइज़ ये थी हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि नेक्स्ट टाइम हम इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकें। और आपको इस कंप्लीट वीडियो की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप इजीली डाउनलोड करके इसे एक बार रिवाइज ज़रूर करें ताकि आपको ये सब कुछ आसानी से समझ आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।